प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी गलती की इस्लाह जो है कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें। प्यारे व्यूवर्स, मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं अपने पाकिस्तान के जो पुराने 40 साला जो सहाफ़त है उसके मेयार पे। तो पाकिस्तान में 40 साला दौरे हुकूमत जिनका भी रहा, जो पार्टियां बरसरे इक़्तिदार रहीं, उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंगो जदल पे से ही काम लिया और पाकिस्तान में एक दिन भी सुकून का लेने नहीं दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों जमातें 40 साल से इक़्तिदार में हैं। जब नून की हुकूमत आती थी तो पीपल्स पार्टी साजिशें करती थी और तमाम इदारों को अपने नरगे में लेने की कोशिश करती थी और उनके लिए अपने लूटे हुए पैसों से, वसाइल से लोगों को, अफसरों को और तमाम इदारों को ख़रीदने की कोशिश करती और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती। और जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में आती तो यही किरदार वो पीपल्स पार्टी के साथ वो रवा रखती। और पाकिस्तान की अवाम का 40 साल तक किसी ने भी नहीं सोचा। दोनों जमातों ने अपने अपने वोटर को एक दूसरे की किरदार कुशी पे रखा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ रखा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हालत जंग में रहे, लेकिन अवाम के मफादात का कभी कोई ख्याल नहीं किया गया। इसी तरह जब ये दोनों पार्टियों ने देखा कि हमारे इस लड़ाई में जो तीसरी कुव्वत है वो बरसरे इक़्तिदार आ जाती है और हम फिर वैसे के वैसे रह जाते हैं, हमें मुल्क से भागना पड़ता है, तो उन्होंने आपस में एक मुआहदा किया जो कि बदनाम ज़माना मुआहदा था। उन्होंने तय किया कि हम दोनों अपने मामलात को अवाम के अंदर जाकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ एहतजाज और झगड़ा रखेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ बयानात की हद तक एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, लेकिन एक दूसरे की करप्शन के केसेस में या एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि तीसरी कुव्वत को आने का मौका फराहम करे। तो जब उन्होंने ये मिसाक जमहूरियत नामी मुआहदा किया जो बदनाम ज़माना मुआहदा था, और इस मुआहदे में परवेज़ मुशर्रफ साहब को ब्लैकमेल करके एनआरओ लिया, जो कि बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको एनआरओ ख़त्म करके दोबारा केसेस खोले। तो उसके बाद ज़रूरत तीसरी पार्टी की महसूस हुई, क्योंकि दोनों पार्टियां मुल्क लूटने में और अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ काम करने में ये दोनों एक हो चुकी थी। तो प्यारे व्यूअर, जब तीसरी पार्टी जनाब तहरीक इंसाफ की अवाम ने ज़रूरत महसूस की तो तहरीक इंसाफ का बोल बाला हुआ। इमरान खान साहब जो कि 1996 से तहरीक इंसाफ को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी जो अवाम में जड़ें थीं वो नहीं लगी थीं। तो जब दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के साथ मुका की पॉलिसी की तो अवाम ने तीसरी पार्टी जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में उसको सपोर्ट किया और इमरान खान को बड़ी तादाद में वोटरों ने अपना वोट डालकर मुंतखब किया। तो इस तरह 2018 में जो मुस्लिम लीग नून से हुकूमत जा गई और पीटीआई की हुकूमत आई, तो पीटीआई की जो क़यादत है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हाथ में थी। तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इमरान खान ने जब आते ही अपने इक़दामात किए तो अवाम पहले तो उस पर सख्त नाराज़ हुई, क्योंकि जो डॉलर था इनके बकौल वो मसनूई तौर पर एक जगह रोका हुआ था, जबकि जो एलसी वगैरह खोली आके इमरान खान साहब ने, तो डॉलर की कीमत बेइंतहा बढ़ने लगी, जिससे महंगाई का तूफ़ान आ गया। और इसके साथ ही सर मुंडाते ही औले पड़े के मुस्ताक एक बैनुल-अक़वामी वबा कोरोना पाकिस्तान में आई, बल्कि पूरी दुनिया में आई, तो उसमें भी कीमतों को पर लगे और कीमतें बेइंतहा बढ़ी, लेकिन अवाम ने इमरान खान साहब की तमाम पॉलिसियों को नाकाम समझा और उसकी जो अवाम में अहमियत थी वो कम हो गई। लेकिन एक हकीकत जो अटल थी कि ये तमाम मामलात बैनुल-अक़वामी तौर पर थे, महंगाई बैनुल-अक़वामी तौर पर थी और कोरोना की वबा भी बैनुल-अक़वामी थी। तो जैसे ही अवाम थोड़ी सी मुतनफ़र हुई तो ये जो पुराना 40 साला जो लोग थे, साबका हुक्मरान थे, उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के आड़ में दोबारा हुकूमत हासिल की, जोड़ तोड़ करके हुकूमत हासिल की। तो जब हुकूमत हासिल की तो चूँकि निज़ाम ऐसा था कि वो मुल्क जो कि इमरान खान ने बड़ी ईमानदारी से काम करके अखराजात कम किए हुए थे, तो ये तो चूँकि आते ही तरीक़ाकार और किस्म का था, तो इन्होंने आते ही अपने मफादात समेटने की कोशिश की, तो महंगाई का एक तूफ़ान आ गया। और जैसे ही महंगाई का तूफ़ान आया तो अवाम ने इमरान खान साहब को अच्छा लीडर समझते हुए दोबारा फिर उनकी तरफ हमायत का पलड़ा उनका भारी हो गया। और अब अवाम जो है उनके जो इमरान खान के दौरे हुकूमत को बहुत मिस कर रही है, बहुत याद कर रही है।
تو عمران خان صاحب کی جو سپورٹ ہے اس میں بھی بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے، اور عمران خان بیک وقت تمام پارٹیوں کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ تو اس ٹف ٹائم دیتے ہوئے جب رجیم چینج آپریشن میں اس کی عمران خان پر پابندیاں لگنے کے جو سختیاں ہوئیں، تو اس کو عمران خان نے مسترد کرتے ہوئے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کیا، تو اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی آڑ میں عمران خان کو، حکومت کو اور عمران خان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش بھی کی گئی۔ لیکن عمران خان کی سخت محنت اور جدوجہد سے یہ تمام حربے ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو پیارے ویور، جو پرانے سب حکمران ہیں، انہوں نے اپنے ان تمام جائز ناجائز کاموں کی پر توجہ ہٹانے کے لیے جو پرانا میڈیا تھا، 40 سالہ میڈیا جو ہے، اس کو اپنے اوپر اس کو پے رول پر رکھا، اور ان کو پیڈ صحافت کے ذریعے ان کو خرید کر اپنے جو کام ہیں ان پر سوالات نہیں اٹھنے دیے، اور اس کے برخلاف عمران خان پر کوئی جائز کام بھی ہوتا ہے تو اس پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ جس طرح جو ایک بات عمران ریاض خان صاحب نے کہی کہ یہ لوگ جب آتے ہیں تو یہ جیسے موٹر وے میں سفر 120 کلومیٹر کی حد اسپیڈ ہے، رفتار ہے، تو دوسرے جو ہیں 130-140 پہ بھی بگا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو عمران خان کے لیے جب 121 پہ بھی بات جاتی ہے تو اس پہ مطلب اس کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے، اور اس کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، کسی طرح عمران خان کی مقبولیت کو کم کیا جائے اور اسے نااہل کیا جائے۔ تو پیارے ویورز، ان سب سازشوں، پرانے جو ٹولہ ہے شریف اور زرداری مافیا کا، اس سے عوام کو آگاہ رہنا ہوگا، اور اب ایک پلڑے میں جانا ہوگا، سابقہ 40 سالہ لوگوں کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو اب عوام جو ہے میرے خیال میں عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو چکی ہے، اور اگلی جو باری آ رہی ہے، جو نظر آ رہا ہے، اللہ عمران خان صاحب کی، پاکستان کی، سب کی حفاظت کرے۔ تو جو اگلی باری آ رہی ہے وہ پاکستان کی انشاءاللہ تعالیٰ جو محسوس ہو رہا ہے، جو عوام میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ تقریباً 75-80% کے قریب ووٹر جو ہیں وہ عمران خان کی سپورٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو پیارے ویورز، اگر اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستان کی تقدیر میں کوئی اچھا لیڈر لکھا ہے تو اس کو پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے بھیجے۔ آمین۔ السلام علیکم۔